हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से मेरे इस यूट्यूब चैनल मैथ्स विद डॉक्टर रवि द्विवेदी। और इस सीरीज़ ऑफ वीडियोस में हम लोग सेट थ्योरी को कंप्लीट कर रहे थे और आज हम लोग जो स्टार्ट करने वाले हैं वो लॉज ऑफ एल्जेब्रा ऑफ सेट्स। सो ऑन द बेसिस ऑफ द एल्जेब्रा ऑफ सेट्स जो पहला लॉ हम लोगों का है वो है आइडेम्पोटेंट लॉ। आइडेम्पोटेंट लॉ। सो आइडेम्पोटेंट लॉ जो हम लोगों ने पहले ही डिस्कस किया था ऑन द प्रॉपर्टीज़ ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन। इसमें मैंने पहले ही आपको बताया था कि अगर हम किसी भी सेट ए का यूनियन लेते हैं किसी भी सेट उसके खुद के साथ, इफ द यूनियन ऑफ अ सेट विद इटसेल्फ इज अगेन द सेट इटसेल्फ। सो किसी भी सेट ए का यूनियन अगर हम उसी सेट के साथ लेते हैं तो हमें फिर से वही सेट मिलता है। इसी तरीके से अगर हम इंटरसेक्शन भी लेते हैं ए इंटरसेक्शन ए, so it is again the set A। so ये जो हमारा लॉ है ये हमारा आइडेम्पोटेंट लॉ कहलाता है। ठीक है, इसके बाद हमारा जो सेकेंड लॉ है ओके, सेकेंड लॉ जो हमारा है वो है आइडेंटिटी लॉ। आइडेंटिटी लॉ। तो आइडेंटिटी लॉ में क्या होता है कि अगर हम लोग ए का यूनियन लेते हैं एम्प्टी सेट फाई के साथ, अगर हम ए का यूनियन लेते हैं फाई के साथ तो हमें क्या मिलता है, फिर से वही सेट ए मिलता है। और अगर हम ए का इंटरसेक्शन ले लें यूनिवर्सल सेट के साथ तब भी हमें क्या होता है कि हमें सेम सेट ए मिलता है। तो दो लॉ है हमारे पास आइडेंटिटी लॉ के लिए। द इंटरसेक्शन ऑफ द यूनियन ऑफ ए विथ एम्प्टी सेट फाई इज अगेन द सेट ए। अगर हम यूनियन लेते हैं ए का फाई के साथ तो हमें सेट ए मिलेगा, और अगर हम इंटरसेक्शन लेते हैं ए का यूनिवर्सल सेट के साथ तो हमें फिर से सेट ए मिल जाता है। ओके, तो आइडेंटिटी का मतलब यही होता है कि अगर हम किसी भी सेट, किसी भी नंबर सेट या फिर को ऑपरेट कराएं, ठीक है, एंड ऑपरेशन के बाद हमें सेम नंबर या सेम सेट मिलता है तो वो जो लॉ होता है, जो ऑपरेशन होता है वो आइडेंटिटी ऑपरेशन या आइडेंटिटी लॉ कहलाता है। ठीक है, लाइक हमने एडिशन में भी हम लोगों ने देखा होगा, और किसी नंबर को हम जीरो के साथ ऐड कर दें तो हमें सेम नंबर मिल जाता है। तो जीरो इज़ द एडिटिव आइडेंटिटी। ओके, जीरो इज़ द आइडेंटिव आइडेंटिटी। इसी तरीके से मल्टीप्लिकेशन में अगर हम किसी भी नंबर को वन के साथ मल्टीप्लाई करा दें तो हमें सेम नंबर मिलता है, तो वन इज़ द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ओके, सो आइडेंटिटी का मतलब ये होता है कि अगर हम किसी भी नंबर या सेट या फिर किसी और चीज़ को ऑपरेट कराएं और अगर हमें सेम नंबर या सेम सेट या फिर जिसके साथ भी हम ऑपरेट करा रहे हैं मिल जाता है तो वो जो ऑपरेशन होता है वो आइडेंटिटी ऑपरेशन कहलाता है। और जिस एलिमेंट के साथ वो ऑपरेशन होल्ड हो रहा होता है या ऑपरेट हो रहा होता है वो एलिमेंट हमारा जो है वो आइडेंटिटी एलिमेंट कहलाता है। ओके, तो अगर हम यूनियन की बात करें तो फाई इज़ द यूनियन आइडेंटिटी। ओके, फाई इज़ द यूनियन आइडेंटिटी एंड यूनिवर्सल सेट इज़ द इंटरसेक्शन आइडेंटिटी। ओके, थर्ड लॉ जो हमारे पास है वो है कॉम्यूटेटिव लॉ। कॉम्यूटेटिव लॉ, कॉम्यूटेटिव लॉ का मतलब ये है कि अगर हम ऑर्डर ऑफ द ऑपरेशन चेंज कर दें, अगर हम ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन चेंज कर दें और हमारे रिजल्ट्स में कोई फ़र्क ना पड़े तो वो जो लॉ होता है वो कॉम्यूटेटिव लॉ कहलाता है। सेट्स थ्योरी में हम लोग किस तरीके से देखेंगे कि अगर हम ए यूनियन बी फाइंड करें और बी यूनियन ए फाइंड करें तो जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे या दोनों जो सेट होंगे वो इक्वल सेट होंगे। ए यूनियन बी जो होगा वो क्या होगा, हमारा बी यूनियन ए के इक्वल आएगा। तो हमने क्या किया यहाँ पे, ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन जो चेंज किया, पहले हमने ए का यूनियन निकाला बी के साथ, फिर हमने बी का यूनियन निकाला ए के साथ, तो दोनों जो सेट होंगे वो हमें क्या मिलेंगे, सेम सेट मिलेंगे। तो ये हमारा एक कॉम्यूटेटिव लॉ हो गया। सेकेंड, हम इंटरसेक्शन के साथ भी इसी तरीके से निकाल सकते हैं। ए इंटरसेक्शन बी जो होगा वो हमारा बी इंटरसेक्शन ए के इक्वल होगा। ओके, तो ये हमारा थर्ड लॉ हो गया। फोर्थ हमारा जो लॉ है वो है एसोसिएटिव लॉ।
ओके। एसोसिएटिव लॉ, जैसे कि हमने यहाँ पे ऑर्डर चेंज किया है 2 सेट को लेकर के कॉम्यूटेटिव लॉ में, इसी तरीके से अगर हम 3 सेट्स ले लें ए बी एंड सी, ओके, और हम उनका यूनियन परफॉर्म करना स्टार्ट करें, तो पहले हमने क्या किया, ए का यूनियन निकाला बी यूनियन सी के साथ, इसके बाद हम क्या करें, ए यूनियन बी का यूनियन निकालें सी के साथ, तो ये जो दोनों वैल्यूज़ आएंगे या दोनों सेट आएंगे वो हमारे क्या आएंगे, इक्वल सेट आएंगे। ओके, तो ये जो लॉ होता है कि हमने ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस चेंज किया, यहाँ पे हमने क्या किया है, यहाँ पे हमने क्या किया था, ऑर्डर ऑफ सेट चेंज किया था, मतलब सेट का ऑर्डर चेंज किया था, पहले हमने ए का बी के साथ निकाला, फिर बी का ए के साथ निकाला। यहाँ पे हम क्या, ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस हम लोग चेंज कर रहे हैं, मतलब हम ग्रुप चेंज कर रहे हैं, जो ऑपरेशन का ग्रुप है वो चेंज कर रहे हैं। पहले हमने बी यूनियन सी को एक साथ ग्रुप किया, फिर उसका यूनियन निकाला ए के साथ। यहाँ पे हमने क्या किया, पहले ए यूनियन बी को ग्रुप किया, फिर उसका हमने यूनियन निकाला सी के साथ। तो ये दो वैल्यू जो है हमारी इक्वल आएंगी, और ये जो लॉ होता है वो एसोसिएटिव लॉ कहलाता है। इट सिमिलरली होल्ड्स फॉर इंटरसेक्शन, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी विल बी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो ये हमारा फोर्थ लॉ हो गया, एसोसिएटिव लॉ। इसके बाद हमारा जो फिफ्थ लॉ है वो है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। बहुत इंपॉर्टेंट है फिफ्थ और सिक्स, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ओके, सो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में क्या होता है, हमारा जो यूनियन होता है, यूनियन हमारा जो होता है वो डिस्ट्रीब्यूटिव होता है ओवर इंटरसेक्शन। जो हमारा यूनियन होता है वो डिस्ट्रीब्यूटिव होता है ओवर इंटरसेक्शन। कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा ये, इट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड लाइक ए यूनियन बी एंड द इंटरसेक्शन ऑफ दिस ए यूनियन बी विथ ए यूनियन सी। ओके, सो यूनियन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर इंटरसेक्शन। सिमिलरली हमारा जो इंटरसेक्शन होता है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, सो इंटरसेक्शन इज ऑल्सो डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर यूनियन। ए इंटरसेक्शन बी, इसका यूनियन हम निकाल लेंगे ए इंटरसेक्शन सी। ओके, सो इस तरीके से हमारे ये दो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हो गए। हमारा यूनियन जो है वो डिस्ट्रीब्यूटिव होता है ओवर इंटरसेक्शन, एंड जो हमारा इंटरसेक्शन होता है वो डिस्ट्रीब्यूटिव होता है ओवर यूनियन। फोर्थ लॉ है डिमॉर्गन लॉ, सॉरी सिक्स जो हमारा नंबर है वो है डिमॉर्गन लॉ। बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। डिमॉर्गन्स लॉ, ओके, इसमें क्या होता है कि अगर हम ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट निकालें, अगर हम क्या करें, फर्स्ट लॉ हमारा कहता है अगर हम ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालें तो ये हमारा इंटरसेक्शन होता है द कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ ए एंड द कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ बी। अगर हम ए यूनियन के कॉम्प्लीमेंट की बात करें तो ये हमारा ए के कॉम्प्लीमेंट और बी के कॉम्प्लीमेंट के इंटरसेक्शन के इक्वल आता है। ओके, सिमिलरली अगर हम इंटरसेक्शन का कॉम्प्लीमेंट निकालें, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, तो ये हमारा ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट के इक्वल होगा। अब ये डिमॉर्गन ने इस लॉ को दिया था, इसलिए उनके नाम के बेस पे ही इस लॉ का नाम है डिमॉर्गन्स लॉ। तो ये फिफ्थ और सिक्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। फिफ्थ जो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो है और सिक्स जो हमारा डिमॉर्गन्स लॉ है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, और भी बहुत सारे रिजल्ट्स हैं बेस्ड ऑन द ऑपरेशन ऑफ सेट्स। ठीक है, तो आप लोग जो भी टेक्स्ट बुक पढ़ रहे हो मैं उस टेक्स्ट बुक को रेफ़र करूँगा। मैं स्पेशली अगर मेरी बात की जाए तो मैं आर डी शर्मा को प्रेफर करूँगा फॉर CBSE बोर्ड एंड RS अग्रवाल फॉर ICSE बोर्ड। सो आप जो भी टेक्स्ट पढ़ रहे हो उस टेक्स्ट के थ्रू आप और भी जो भी लॉ हैं या ऑपरेशंस हैं या उन पे बेस्ड जो रिजल्ट्स हैं उन पे आप जा सकते हैं और उनको देख सकते हैं। तो ये लॉ जो रिजल्ट है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट। ओके, सेट्स के जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं उन पे बेस्ड प्रॉब्लम्स को हम लोग करेंगे। ठीक है, तो इन प्रॉब्लम्स को करने से पहले सबसे पहले हम कुछ फॉर्मूला या रूल्स हैं उनको हम लोग देख लेते हैं ज़रा।
सो प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स. On the number of elements. ओके, चलिए देखते हैं इसमें कुछ रिजल्ट्स पहले हम लोग देख लेते हैं. सबसे पहला नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी. हमने बताया था नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट इज डिनोटेड बाय एन ऑफ ए. तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर हमें ए यूनियन बी में डिनोट करना है तो हम उसको डिनोट करेंगे एन ऑफ ए यूनियन बी. And it will be equal to the number of elements in A plus number of elements in B minus number of elements in A intersection B. Okay? So अगर हमें number of elements in A union B चाहिए होंगे तो हम क्या करेंगे, number of elements in A निकालेंगे, number of elements in B निकालेंगे और उससे हम लोग number of elements in A intersection B को माइनस कर देंगे. ओके, सो इसके बाद देखो इसको वेन डायग्राम से समझ भी लेते हैं कैसे फॉर्मूला बन रहा है. तो ये सपोज हमारे पास सेट ए है और ये सेट बी है. तो अगर हम ए यूनियन बी की बात करें तो हमारे पास ये पूरा सेट आता है. ओके, जब हमने एन ऑफ ए लिया तो हमारे पास ये पूरा सेट आ गया. ओके, जब हमने एन ऑफ बी लिया तो क्या आ गया, ये वाला पूरा सेट आ गया. अब जरा देखें अगर हम लोग ये वाला जो पार्ट था, इसका जो इंटरसेक्शन वाला पार्ट था, ये 2 टाइम्स आ रहा है. ये क्या इंटरसेक्शन वाला जो पार्ट है वो 2 टाइम्स आ रहा है, बट हमें क्या चाहिए, रिक्वायरमेंट है 1 टाइम की. तो हम लोग क्या करेंगे, एन ए इंटरसेक्शन बी, इस तरीके से हम इसको माइनस कर देंगे एक बार. तो ये जो पूरा हमारा ये जो सेटेड पार्ट है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, ए यूनियन बी को. और इसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे वो इक्वल होंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी. सो इसके बाद हमारा जो दूसरा रिजल्ट होगा, okay, so this represent the number of elements in A union B. सेकेंड जो हमारे पास रिजल्ट है, दिस इज ओके, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A यूनियन B विल बी इक्वल टू n ऑफ A प्लस n ऑफ B. ओके, कब ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल ये है कि जब नंबर ऑफ एलिमेंट इन A इंटरसेक्शन B 0 हो जाए. ये कब पॉसिबल है, जब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इंटरसेक्शन B में क्या हो जाए, 0 हो जाए. और ये 0 कब होंगे, जब A इंटरसेक्शन B कैसा सेट हो, एम्प्टी सेट हो. और A इंटरसेक्शन B एम्प्टी हो जाए तो इसका मतलब A और B कैसे सेट होंगे, डिसजॉइंट सेट होंगे. मैंने ऑलरेडी इनकी डेफिनेशन बता रखी है. तो A इंटरसेक्शन B कैसे, A B कैसे हो जाएंगे, डिसजॉइंट सेट. तो ये जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A यूनियन B इक्वल n ऑफ A प्लस n ऑफ B है, इसका मतलब ये तभी पॉसिबल है व्हेन A एंड B आर डिसजॉइंट. ये कब पॉसिबल है, व्हेन A एंड B आर डिसजॉइंट. ओके, थर्ड जो हमारे पास रिजल्ट है, दिस इज इक्वल टू n ऑफ A यूनियन B यूनियन C. ओके, सो अब इसके लिए भी हम, जैसे हमने इसके लिए बनाया, हम इसके लिए फॉर्मूला बना लेते हैं, n ऑफ A प्लस n ऑफ B प्लस n ऑफ C माइनस n ऑफ A इंटरसेक्शन B माइनस n ऑफ A इंटरसेक्शन C माइनस n ऑफ B इंटरसेक्शन C एंड प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C. ओके, तो इस तरीके से देखो यहाँ पे जब n ऑफ A लेते हैं, ठीक है, n ऑफ B लेते हैं, n ऑफ C, तो सब में इंटरसेक्शन इन्वॉल्व होता है. तो हमने क्या किया, सारे इंटरसेक्शन सब्ट्रैक्ट कर दिए. जब हमने सारे इंटरसेक्शन सब्ट्रैक्ट किए तो हमारा जो तीनों में कॉमन पार्ट था वो भी सब्ट्रैक्ट हो गया, क्योंकि हमने 3 टाइम ऐड किया था, 3 टाइम सब्ट्रैक्ट कर दिया. तो अब तीनों में सब्ट्रैक्ट हो गया, तो इसका मतलब बट हमें वो पार्ट भी रिक्वायरमेंट होगा. जैसे कि अगर हम इसका डायग्राम से इसको समझें, ये इस तरीके से बना लेते हैं इसका एक डायग्राम. ठीक है, तो हमने क्या, n ऑफ A लिया, n ऑफ B लिया और n ऑफ C लिया. ठीक है, तो हमने क्या किया, n ऑफ A ले लिया, n ऑफ B ले लिया, n ऑफ C ले लिया. तो जो कॉमन पार्ट थे वो क्या हो गया, 3 टाइम्स इन्वॉल्व हो गए. ओके, तो हमने क्या किया, इसको हमने 1 टाइम सब्ट्रैक्ट कर दिया. जब ये कॉमन पार्ट सब्ट्रैक्ट किए 1 टाइम, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, तो क्या हो गया, ये जो बीच वाला पार्ट था ये भी सब्ट्रैक्ट हो गया. ठीक, बट हमें क्या है, ये वाला पार्ट तो रिक्वायर्ड होगा, तो हमने क्या किया, उसके लिए इसको प्लस कर दिया एक बार. तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A यूनियन B यूनियन C के लिए. ओके,
इसके बाद एक दो फॉर्मूले और रिजल्ट्स और हैं, देख लेते हैं, फिर हम लोग इस पे बेस्ड जो प्रॉब्लम्स हैं वो करेंगे। सो पहली प्रॉब्लम हमारे पास एक रिजल्ट और है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, दिस इज द फिफ्थ वन, ओके, नंबर ऑफ एलिमेंट्स in exactly two sets, in exactly two of the sets A B C। कोई भी हमारे पास 3 सेट्स है A B C, उनमें से नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एग्जैक्टली 2, जो कि सिर्फ 2 में हो, ऐसे हमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स चाहिए जो 2 में हो, थर्ड में ना हो एग्जैक्टली, जैसे कि जो एलिमेंट्स A और B में हो, C में ना हो, B और C में हो बट A में ना हो, इस तरीके से। तो हम लोग ये कैसे निकालेंगे, ये हम लोग निकालेंगे n ऑफ A प्लस n ऑफ B प्लस n ऑफ C, ओके ठीक। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जो इंटरसेक्शन वाला पार्ट है वो बिल्कुल माइनस कर देंगे, नंबर ऑफ A इंटरसेक्शन B 2 टाइम्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B इंटरसेक्शन C माइनस 2 टाइम्स नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ A इंटरसेक्शन C, ओके ये हमने माइनस कर दिया। अब क्या हुआ, हमारे पास जो हमारे पास ये वाला पार्ट था, कॉमन पार्ट जो था वो भी 2 टाइम्स माइनस हो गया, तो हम लोग क्या करेंगे, उसको इंक्लूड करने के लिए A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C ऐड कर लेंगे। तो इस तरीके से हम जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स एग्जैक्टली 2 ऑफ द सेट होगा वो हम लोग फाइंड करेंगे बाय दिस फॉर्मूला, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स C minus twice the number of elements in the intersection B and so on up to thrice the number of elements in A intersection B intersection C, ओके अब इसके बाद क्या है कि अगर हमें एग्जैक्टली 1 ऑफ द निकालना हो, ओके सो आई थिंक वी डिड अ मिस्टेक, दिस इज एग्जैक्टली 1 ऑफ द सेट, एग्जैक्टली 1 ऑफ द सेट, ओके। अगर हमें 2 के लिए निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम हम लैंग्वेज लिखेंगे, एग्जैक्टली 1 ऑफ द सेट, सॉरी 2 ऑफ द सेट, 2 ऑफ द सेट्स। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए हम लोग n ऑफ A इंटरसेक्शन B प्लस n ऑफ A इंटरसेक्शन C प्लस n ऑफ B इंटरसेक्शन C एंड इसके साथ हम लोग क्या कर देंगे, माइनस n A इंटरसेक्शन माइनस वी हैव टू डू इट माइनस 3 टाइम्स n इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C, ठीक है। तो ये एग्जैक्टली 2 ऑफ द सेट का मतलब ये हो गया कि जैसे मान लो ये हमारे पास 3 सेट्स थे, ओके तो अब ये देखो ये वाला जो पार्ट है ये कॉमन पार्ट है तीनों में, तो हमने पहले क्या किया, इन A इंटरसेक्शन B लिया, एग्जैक्टली 2 का मतलब है सिर्फ ये वाला पार्ट चाहिए हमको, और ये वाला पार्ट चाहिए, और ये वाला पार्ट चाहिए, एग्जैक्टली 2 का मतलब है सिर्फ ये वाला पार्ट चाहिए हमको। तो हमने क्या किया, n ऑफ A इंटरसेक्शन B ले लिया, अगर हमारा ये A है, ये B, ये C, तो इंटरसेक्शन B का मतलब ये पार्ट आ गया पूरा, A इंटरसेक्शन C का मतलब है कि ये वाला पार्ट पूरा आ गया, और B इंटरसेक्शन C का मतलब ये वाला पार्ट आ गया। तो ये वाला जो पार्ट था वो 3 टाइम्स इन्वॉल्व हो रहा है, जबकि हमें ये रिक्वायर्ड ही नहीं है, तो तीनों में कॉमन वाला पार्ट है ये हमें रिक्वायर्ड नहीं है, और ये 3 टाइम्स इन्वॉल्व हो रहा है, तो हमने क्या किया, इसको -3n कर दिया, 3 टाइम्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स थे, ओके सो इसको हम लोग डायग्राम्स के थ्रू भी समझ लिया हम लोगों ने कैसे इसका मतलब क्या होता है। एग्जैक्टली 1 की अगर हम बात करें, एग्जैक्टली 1 ऑफ द सेट, तो हमें सिर्फ ये वाला चाहिए, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट। तो हमने क्या किया था, इसको ऐड कर लिया, पहले हमने पूरा सेट ले लिया, फिर हमने देखा कि इसके इंटरसेक्शन वाला पार्ट आ रहा है, एक बार A इंटरसेक्शन B में आ गया, ठीक है, ये वाला पार्ट जो आ रहा है ना, इसमें से इसके साथ भी आ रहा है, इसके साथ भी आ रहा है, तो हमें ये वाला पार्ट रिमूव करने में 2 टाइम्स A इंटरसेक्शन B रिमूव किया, 2 टाइम्स ये, 2 टाइम्स ये, फिर हमने देखा कि ये वाला पार्ट भी रिमूव हो रहा है, ठीक है, तो हमने क्या किया, इसको 3 टाइम्स ऐड कर दिया, तो ये एग्जैक्टली 1 ऑफ द वाला पार्ट जो है वो हमारा इस तरीके से आ जाता है। चलिए इस पे बेस्ड कुछ प्रॉब्लम कर लेते हैं, 1-2 प्रॉब्लम कर लेते हैं हम लोग, और इसी के साथ ही हम लोग ये वाला चैप्टर फिनिश करेंगे।
सो एक प्रॉब्लम हमारे पास है, देयर आर 200 इंडिविजुअल्स, ठीक है, 200 लोग हैं हमारे पास, ओके, विद अ स्किन डिसऑर्डर, विद अ स्किन डिसऑर्डर, with a skin disorder, okay, 120 has to exposed chemical C1 and 50 to chemical C2, 50 to chemical C2, 50 to chemical C2 and 30 to both chemical C1 and C2, and 30 to both chemical C1 and C2. नाउ हमें क्या करना है, हमें फाइंड करना है नंबर ऑफ इंडिविजुअल एक्सपोज टू, फर्स्ट हमें फाइंड करना है, फाइंड नंबर ऑफ इंडिविजुअल exposed to chemical C1 और C2, एंड सेकेंड हमें क्या करना है, सेकेंड में हमें क्या करना है, हमें फाइंड करना है द केमिकल C1 बट नॉट केमिकल C2, केमिकल C1 बट नॉट C2, ओके, एंड थर्ड हमें फाइंड करना है केमिकल C2 बट नॉट C1, बट नॉट C1। तो अगर हम देखें यहाँ पे, अगर हमें डेफिनेशंस याद हो ऑपरेशंस की, यूनियन, इंटरसेक्शन और डिफरेंस की, तो अगर हम पहले वाली कंडीशन देखें, इंडिविजुअल एक्सपोज टू केमिकल C1 और C2, तो और जो सिंबल है हमारा वो किसके लिए यूज़ होता है, यूनियन के लिए, और सिंबल जो हमारा यूज़ होता है वो किसके लिए यूज़ होता है, C1 के लिए, ओ सॉरी, और जो हमारा यूज़ होता है वो किसके लिए यूज़ होता है, यूनियन के लिए। तो यूनियन के लिए अगर हम बात करें तो यूनियन के लिए हमारा क्या होता है, इट्स अ C1 यूनियन C2, और हमें क्या चाहिए, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, यानी कि n ऑफ C1 यूनियन C2, तो ये इक्वल हो जाएगा n ऑफ C1 प्लस n ऑफ C2 माइनस n ऑफ C1 इंटरसेक्शन C2। n ऑफ C1 हमें ऑलरेडी गिवन है, एक्सपोज टू 120, n ऑफ C2 गिवन है 50, और n ऑफ C1 इंटरसेक्शन C2, क्योंकि बोथ के लिए गिवन है हमें, बोथ का मतलब है कि C1 इंटरसेक्शन C2 30। तो अगर हम इनकी वैल्यूज़ यहाँ पे रख दें 120 प्लस 50 माइनस 30, तो ये हमारा आ जाएगा 140। तो 140 इंडिविजुअल्स ऐसे हैं जो या तो केमिकल C1 को एक्सपोज करते हैं या फिर केमिकल C2 को एक्सपोज करते हैं। इसके बाद हमें क्या निकालना है, केमिकल C1 बट नॉट C2, तो हमें ऐसे एलिमेंट्स चाहिए जो C1 में हो बट C2 में ना हो, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, C1 माइनस C2, n ऑफ C1 माइनस C2, ओके, हमें वो एलिमेंट चाहिए जो C1 में हो बट C2 में ना हो। तो मैंने इसके लिए बताया था हम क्या करेंगे, n ऑफ C1 निकालेंगे और माइनस कर देंगे n ऑफ C1 इंटरसेक्शन C2, n ऑफ C1 से हम क्या कर देंगे, जो कॉमन वाला पार्ट है उसको हम लोग माइनस कर देंगे। वेन डायग्राम से हम लोगों ने समझा था कि C1 माइनस C2 का क्या मतलब है, C1 माइनस C2 का मतलब है कि जो C1 में हो बट C2 में ना हो, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, C1 से C1 इंटरसेक्शन C2 को माइनस कर देंगे। तो n ऑफ C1 से हम क्या करेंगे, इंटरसेक्शन माइनस कर देंगे, तो 120 से अगर हम 30 माइनस कर देंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारी 90। सिमिलरली थर्ड वाला है C2 बट नॉट C1, तो ये हमारा हो जाएगा n ऑफ C2 माइनस C1, तो सिमिलरली हो जाएगा n ऑफ C2 माइनस n ऑफ C1 इंटरसेक्शन C2। तो अब C2 हमारे पास 50 है और इससे हम 30 माइनस कर देंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारी 20। तो इस तरीके से प्रॉब्लम्स जो होंगी, थ्योरेटिकल प्रॉब्लम होगी, वर्ड प्रॉब्लम्स होगी बेस्ड ऑन द रिजल्ट्स
ऑन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो वो हम लोग कर सकते हैं। 3 सेट्स के लिए हम लोग और देख लेते हैं एक प्रॉब्लम, उसके साथ ही हम इस चैप्टर को बाइंड अप करेंगे। So problem is, in a survey of 10,000 people's families in a town of 10,000 families, it was found that 40% families bought newspaper A. Okay, and 20% B, मैं डायरेक्ट ऐसे लिख दे रहा हूँ, 20% B and 10% C, 10% families buy newspaper C, 5% A and B, 5% A and B यानी A intersection B, and 3% B and C, B and C, 4% A and C, A and C, okay, and 2% A, B and C, 2% A, B and C, A, B and C, okay. So हमें क्या फाइंड करना है? फाइंड करना है, find first the number of families which buy A only, okay, B only, A only, B only, and number third is C only. No, none of the A, B and C, none of the A, B and C. ओके, सो ये हमारे पास एक प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम इस तरीके से है, इन अ टाउन ऑफ 10,000 फैमिलीज इट वाज फाउंड दैट 40% फैमिलीज बॉट न्यूज़पेपर A, 20% बॉट न्यूज़पेपर B, 10% बॉट न्यूज़पेपर C, 5% बॉट न्यूज़पेपर A and B, 3% B and C, 4% A and C, and 2% families bought all 3 newspaper A, B and C. तो अब हमें फाइंड करना है वो नंबर ऑफ फैमिलीज जो सिर्फ A न्यूज़पेपर बॉट करती हैं, जो सिर्फ B न्यूज़पेपर बॉट करती हैं, एंड ऐसी कितनी फैमिलीज़ है जो ना तो A को बॉट करती है, ना B को, ना ही C को। तो जब हमें सिर्फ A ओनली की बात करनी होती है, ओके, हमें सिर्फ A ओनली निकालना है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं? इसका मतलब हमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स चाहिए, नंबर ऑफ फैमिलीज चाहिए, सिर्फ A को फाइंड करें, ओके, सिर्फ नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमें चाहिए जो सिर्फ A को बॉट करते हो, ठीक है, और क्या करते हो, एंड वो B को बॉट ना करते हो, मतलब B को कॉम्प्लीमेंट, एंड क्या हो, C को भी बॉट ना करते हो, मतलब C का कॉम्प्लीमेंट, ओके। तो ये हमारे किसके इक्वल हो जाएगा? अगर हम इसकी बात करें तो ये हो जाएगा n ऑफ A इंटरसेक्शन, और ये हो जाएगा B यूनियन C का कॉम्प्लीमेंट। ये हमारे पास क्या हो जाएगा? n A इंटरसेक्शन B यूनियन C का कॉम्प्लीमेंट, ओके। अब इसके साथ हम लोग क्या लिख सकते हैं? इसको हम लोग लिख सकते हैं A का इंटरसेक्शन चाहिए हमें B यूनियन C के कॉम्प्लीमेंट के साथ, ओके।
तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, एक हमारे पास रिजल्ट है n ऑफ a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट। ओके, a का इंटरसेक्शन अगर हमें b के कॉम्प्लीमेंट के साथ निकालना है तो ये हो जाएगा, ज़रा इसको डायग्राम से समझ लेते हैं। ये सपोज दैट हमारा पास a है, ठीक है, और ये b है, और हमें a का इंटरसेक्शन चाहिए किसके साथ, b का कॉम्प्लीमेंट। ये हमारा पूरा b है, ठीक है, और इसका कॉम्प्लीमेंट तो पूरा ये पार्ट होगा, ये पूरा पार्ट होगा, ठीक है, इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ये पूरा पार्ट होगा। अब इसका इंटरसेक्शन हमें चाहिए a के साथ, मतलब इस वाले के साथ। तो इंटरसेक्शन में कौन सा पार्ट कॉमन मिल रहा है, सिर्फ ये वाला पार्ट कॉमन मिल रहा है। तो ये वाला पार्ट कॉमन मिल रहा है, मतलब इसको हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, n ऑफ a माइनस n ऑफ a इंटरसेक्शन b। इसको हम लोग निकाल सकते हैं n ऑफ a माइनस n ऑफ a इंटरसेक्शन b। ओके, तो ज़रा यहाँ पे देखें, अगर हम लोग इसकी बात करें तो इसको हम लोग निकाल सकते हैं n ऑफ a। अगर हम इस पूरे को एक मिनट के लिए b मान ले, b कॉम्प्लीमेंट, तो ये हो जाएगा n ऑफ a माइनस n ऑफ a इंटरसेक्शन विद b यूनियन c। ओके, और हमने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज भी पढ़ रखे हैं, तो ये हो जाएगा n ऑफ a माइनस n ऑफ a इंटरसेक्शन b and minus n of, and it will be union. Okay, so union means plus n of a union b plus it will be n of a intersection c। अगर हम a इंटरसेक्शन b यूनियन c की बात करें तो इट विल बी n ऑफ a इंटरसेक्शन b, एंड यूनियन का मतलब हो जाएगा प्लस n ऑफ a इंटरसेक्शन c। अब यहाँ पे हमें n ऑफ a भी गिवन है, a इंटरसेक्शन b जो दोनों न्यूज़पेपर बॉट करते हैं, यानी कि 5% है n ऑफ a यूनियन b इंटरसेक्शन b। a इंटरसेक्शन c जो हमारा है वो है 4%, और n ऑफ a जो है वो है हमारे पास 40%। तो हम इससे क्या कर दें, 40 माइनस ये हमारा हो जाएगा 5 एंड 4 यानी 9, तो ये हमारा आ जाएगा 31%। ओके, एंड 10,000 फैमिलीज़ हैं, तो 10,000 फैमिलीज़ का हम लोग 31% फाइंड कर लेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा नंबर ऑफ फैमिलीज़ विच बॉट द न्यूज़पेपर ए। इसी तरीके से अगर हमें बी निकालना है तो हम यहाँ पे निकलेंगे ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट, इट विल बी इक्वल टू एन ऑफ बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट। ओके, सो उसको भी हम लोग एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट करके यहाँ पे हमें जो भी डेटा गिवन है उसके बेस पे हम लोग इसको फाइंड कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारा जो थर्ड नंबर जो हमारी प्रॉब्लम है, नन ऑफ द ए बी एंड सी, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए हम लोग करेंगे सो एन ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, डिमॉर्गन्स लॉ यूज़ कर सकते हैं, एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट। ओके, और ए यूनियन बी यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट विल बी फाइंड बाई 100 माइनस एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी। 100 and n a union number of elements in a union b union c is already a result I already told you in so what will be, it will be 100 minus n of a plus n of b plus n of c minus n of a intersection b minus n of a intersection c minus n of b intersection c and plus n of a intersection b intersection c। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सारी वैल्यूज़ सब्स्टिट्यूट करने के बाद 100 से माइनस कर देंगे, जो भी परसेंटेज आएगा उसको हम 10,000 के साथ फाइंड कर लेंगे। तो इस तरीके से हमारी ये प्रॉब्लम जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। सो इसी के साथ ही हमारा ये चैप्टर जो है वो कंप्लीट होता है। एंड आई थैंक यू टू ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, and please I request like this video, subscribe and share my channel as much as possible. If you have any doubts or queries, please comment me. I will let you resolve the problem. Thank you so much.